नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज जो है ये सेट 423 है, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्या मिल ही जाता होगा हर दिन, है ना। देखिए, का 5 वर्ष पहले दो व्यक्ति की औसत आयु 7.5 थी। अच्छा, दो व्यक्ति का औसत आयु 7.5 है, तो दो व्यक्ति का टोटल एज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? औसत एज अगर 7.5 है, औसत कितना है? 7.5 है, तो बताइए टोटल 7.5 दूना औसत, दो व्यक्ति का औसत आयु 7.5, तो टोटल एज 7.5 गुना 2 15 हो जाएगा। लेकिन ये कब का है? 5 वर्ष पहले का है। तो प्रेजेंट में अगर लाइएगा तो दोनों का 5-5 ऐड करना पड़ेगा, यानी 5-5 कितना? 10 ऐड करिएगा, तो ये प्रेजेंट में दोनों का टोटल एज हो गया 25 साल। सवाल का 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा? अच्छा, प्रेजेंट में दोनों का टोटल एज है 5 साल, प्रेजेंट में टोटल 5 साल है, तो 5 वर्ष बाद दोनों का एज कितना? तो दोनों का 5-5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 अगेन 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 35 साल। तो सर 5 साल बाद दोनों का टोटल एज 35, तो औसत एज कितना? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 17.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप इस चीज को ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर जी 5 वर्ष पहले दो व्यक्ति का औसत आयु 7.5 था, तो 5 साल बाद उनकी औसत आयु कितना? तो 5 साल पहले अगर एवरेज 7.5 था, प्रेजेंट में लाएंगे तो 5 ऐड करेंगे, और 5 साल बाद जाएंगे तो 10 ऐड करेंगे, यानी 7.5 में टोटल डायरेक्ट 10 ऐड कर दीजिए। 10 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 17.5। ये डायरेक्ट 5 साल बाद का एवरेज होगा। अगर आप बनाना चाहते इस तरह से बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए, कहा सर ये चारों समानुपात है। अच्छा, ये चारों नंबर अगर समानुपातिक है, ये चारों क्या है? समानुपातिक है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? ये चारों नंबर क्या है? ये चारों नंबर समानुपातिक है सर, समानुपात है, यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 1 और बट्टा x + 2 बराबर सर ये हो जाएगा कितना? 2/5। क्रॉस करेंगे तो 5 दूना 10x + 5, ये उधर जाएगा तो 2x + 4। सर 2x इधर आके घटेगा 8x, 5 उधर जाके घटेगा -1, तो x बराबर कितना? 1/8। x का वैल्यू पता कर गए। अब सवाल कहा यार कि 3.5 × 1 - x और 8 × 1 + x का मध्यानुपात क्या होगा? तो मध्यानुपात बराबर क्या होता है सर? √AB। √AB, AB यानी 3.5 × 1 - x है, इंटू b कितना है? तो 8 × 1 + x है। मध्यानुपात √AB, मध्यानुपात √AB। अच्छा, एक बात थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ x का वैल्यू है -1/8, -1/8 है, पहले तो 3.5 इंटू, अच्छा x का वैल्यू -1/8 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी 1 + 1/8 क्या हो जाएगा? तो 9/8 इंटू ये 8 है। अच्छा, यहाँ x का वैल्यू -1/8 है, तो 1 में से 1/8 घटाएंगे तो 7/8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहां से डेसिमल हटाएंगे, बट्टा में 10, 5 दूना 10, 5 सते 35 सर हो गया। अब डायरेक्ट बोलिए 7 2 गो है, वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कितना? 3, और नीचे जरा देखिए 2 8 16 का वर्गमूल 4, यानी 21/4, यानी कि 5.25, 5.25। ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल सवाल था नहीं। देखिए, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है यार, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक ट्रायंगल है ABC, इस त्रिभुज में कोण A का जो एंगल बाइसेक्टर है, कोण A का जो बाइसेक्टर है AD, ठीक है, कोण A का बाइसेक्टर AD है, तो AD जब खींचे हैं तो ये भुजा BC जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक खंड है BD और दूसरा है मेरे भाई CD। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर के द्वारा, कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाए गए ये खंडों का जो रेशियो है, जैसे BD और CD का जो रेशियो होगा अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर। तो अन्य दो भुजा कौन? तो ध्यान से BD के सामने लेंगे AD,
और डीसी के सामने हो जाएगा एसी, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए का ये बाइसेक्टर है एडी, तो सर एडी जब खींचे तो भुजा बीसी जो है दो खंड में डिवाइड हो गया, एक बीडी है और एक सीडी है, तो इन दोनों खंडों का जो रेशियो होगा अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, हम बोले सर कौन सी का बाइसेक्टर है ये सी एफ, कौन सी का बाइसेक्टर है सी एफ, तो आप बताइए सी एफ जब आप खींचे तो ये भुजा ए बी दो खंड में डिवाइड हो गया, एक ए एफ है और दूसरा खंड बी एफ है। ओके, तो इन दोनों खंडों का जो रेशियो होगा ए एफ बट्टा बी एफ, इनका जो रेशियो होगा अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर। तो अन्य दो भुजा कौन, ध्यान से इसके सामने ये वाला कौन ए सी, अब बट्टा इसके सामने ये बी सी, ये बराबर होगा। क्लियर है बात, ये समझ गया। चलिए अब आ जाइए सवाल पे। देखें यार, कहा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कहा कोण बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है, कोण बी का जो बाइसेक्टर है एसी से बिंदु डी पर मिलता है। तो आप बताना अगर ये बीडी कोण बी का बाइसेक्टर है तो बीडी जब खींचे हैं तो ये भुजा एसी दो खंड में डिवाइड हो गया, एक एडी और दूसरा सीडी। अब आगे सवाल में कहा यदि एबी 12 है और बीसी 18 है, का एसी 15, ये पूरा 15 दिया है मेरे भाई, ये पूरा 15 है, तो का एडी का लंबाई आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, रेशियो कितना है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो इन दोनों साइड का रेशियो 2:3 है, तो ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। अच्छा टोटल कितना है, 3 2 5, 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 3। एडी का लंबाई 2 यूनिट पूछा है, तो 2 यूनिट 3 गुना हो जाएगा कितना, 6। ऑप्शन ए ना, 3 2 टोटल 5 हो और दिया है 15, 5 यूनिट बराबर 15, तो 2 यूनिट बराबर 6 हो जाएगा। देखिए का उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका लघुत्तम समाप वर्ग 45 और महत्तम समाप वर्ग 10 है। तो रिलेशन क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो का फर्स्ट और सेकंड नंबर का गुणनफल क्या होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम है कितना, एलसीएम है 10, सॉरी एलसीएम है 45 और एचसीएफ है 10, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 45, सॉरी 45 गुना 10 450। अरे रिलेशन होता है वो, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। एलसीएम दिया है कितना 45, एचसीएफ दिया है 10 और दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो पूछा है, तो 450 हो जाएगा। चलिए देखिए ये अच्छा सवाल है। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को कर देगा डी दिन में, ए और बी मिलकर काम करेगा तो काम हो जाएगा डी दिन में। का ए अगर अकेले काम करे तो उस काम को कर देगा डी, 8 प्लस डी को लिख सकते हैं डी प्लस 8, बात एक ही ना, 8 प्लस डी या डी प्लस 8 एक ही चीज है। का बी को काम करने में 18 प्लस डी दिन लगेगा, यानी अगर बी अकेले काम करे तो डी प्लस 18 दिन में कर देगा। सुनिए जवाब, देखें यार यहां अगर ए अकेले करेगा तो दोनों मिलकर जितने दिन में करेगा ना उससे 8 दिन ज्यादा, डी प्लस 8 यानी इससे 8 ज्यादा है, और बी अगर अकेले करे तो दोनों मिलकर जितने दिन में करेगा उससे 18 दिन ज्यादा लगेगा। तो दोनों मिलकर करे कितने दिन में हो जाएगा, तो रूट अंडर मोर गुना मोर, मोर यानी अधिक। ए अकेले करेगा कितना अधिक, 18, अभी अकेले करेगा तो 18 18 144 का वर्गमूल कितना 12, यानी ए और बी मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में कर देगा। ठीक है, ए और बी ऐसा कॉन्सेप्ट समझे होंगे, अगर बेसिक बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, आप लोग को पढ़ा हुआ होगा तो ये अच्छे से समझ जाएंगे। अब कहा यार ए अकेले काम करे तो कै दिन में कर देगा, तो डी प्लस 8 यानी 12 8 20 दिन में, और बी अगर अकेले करे तो 12 18 30 दिन में कर देगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया। कई बार तो यही बस पूछ देता है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में, तो डायरेक्ट रूट अंडर मोर गुना मोर करेंगे 12 दिन। बोले ए कितने दिन में करेगा, तो 12 प्लस 8 20 दिन, बी कितने दिन 30 दिन। लेकिन यहां पर इसने बोला कि ए ने 4 दिन तक काम किया और शेष काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं, कितना हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 तिया 60 30 दूना 60। अब कहा यार कि ए ने 4 दिन तक काम किया है और शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो सर ए एक दिन में कितना काम करता है जरा बताइए। तो ए एक दिन में करता है 3 काम, अरे यार
एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में कितना काम, एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में कितना, तो आप बोलेंगे सर 4 तिया 12 काम कर देगा। तो बताइए रिमेनिंग बच गया कितना, 48। अब इस 48 काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 2 काम, 48 काम कै दिन में कर देगा, 24 दिन में। ए हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए देखिए, कहा कि अतुल 20 रुपए कैमूल वाले ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए देता है। कहा कि 100 रुपए का नोट देता है। कहा दुकानदार ने 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन को दे देता। अच्छा, आप 20 रुपए का कोई सामान खरीदे, दुकानदार को आपने 100 रुपए दे दिया, तो दुकानदार आपको कितना रिटर्न करेगा, तो आप बोलेंगे सर 80 रुपए करेगा। और ये जो 80 रुपए रिटर्न किया है, ये कहा कि 2 रुपए, कुछ सिक्के 5 रुपए के भी हैं और कुछ सिक्के 10 रुपए के हैं, और इन सिक्कों के संख्या का रेशियो यानी क्वाइंस का रेशियो दिया है कितना मेरे प्यारे भाई, 5, 4, 1 का। कि आपको दुकानदार ने 2 रुपए के 5 सिक्के दिए, 5 रुपए के 4 और 10 रुपए के 1 सिक्के दिए, तो मूल्य निकाल लेते हैं। आप ही सोच कर बताइए, 2 रुपया का 5 सिक्का दिया यानी क्या रुपया, 10। 5 रुपया का 4 सिक्का यानी 20। 10 रुपया का 1 सिक्का यानी 10। तो इन तीनों प्रकार के क्वाइंस को मिलाकर, छोटा मत कर लीजिएगा नहीं तो रेशियो ब्रेक हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 10 20 30 10 40, टोटल मूल्य 40 यूनिट है, पर एक्चुअल में कितना है, 80, 2 गुना है ना। अब सवाल कहा कि बताइए सर 5 रुपए के कितने क्वाइंस दिया है, तो 5 रुपए के कितने सिक्का है, 4 यूनिट। 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए, ये अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। यहां पे थोड़ा सा एरर है यार, ये चीज, ये 1 नहीं है, ये, अरे यार बक, यहां पे ये 1 नहीं है सर, ये 1.2/3 है, 1.2 नहीं दिख रहा है, ओके। तो ये है 1.2/3, ओके ना, ये ठीक है। अब आ जाइए, देखें यार, कहा किसी धन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.8 है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। ये जो डिफरेंस दिया ना 88.80 का ये तब है जब चक्रवृद्धि ब्याज एनुअल और 6 माही कैलकुलेट किया जाता है, 10% रेट है। तो आप बताइए 10% के दर से 1 ईयर का CI कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10% ही। और अगर 6 माही अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट कितना, 5%, और टाइम कितना, 1 साल में 6 महीना का 2 टर्म बनेगा ना, तो 2 साल। तो 5% के दर से 2 साल का CI, तो ये भी फॉर्मूला से 5 + 5 + 5 गुना 5/100, 5 × 5 = 10, 25/100 यानी 0.25, तो ये 10.25। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.25 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस है कितना, 88.80 का। सर डेसिमल हटाएंगे तो यहां खत्म हो जाएगा, यानी 25% बराबर 8880, तो प्रिंसिपल यानी 100% निकाल लेंगे। तो 25 का ये 4 गुना, इधर 4 गुना करेंगे, 0 4 32, 4 32 3 35, 4 32 3 35, यानी प्रिंसिपल आ गया 35,520। अब कहा उसी धन राशि का यानी प्रिंसिपल का उसी ब्याज दर से 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है मेरे प्यारे भाई, साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज SI% रेट इंटू टाइम। तो रेट है कितना, रेट है 10%, और टाइम है कितना, 3 और 2 5/3, यानी कि 50/3% साधारण ब्याज हो जाएगा। 50/3%, परसेंट हटाएंगे 100, यानी कि 1/6। साधारण ब्याज कितना हो गया, 1/6। तो प्रिंसिपल 35,520 का 1/6 साधारण ब्याज मिलेगा। 6 से काट दीजिएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 54, 6 × 2 = 12, यानी 5920। 5920 है क्या कहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलिए
10 मिनट। ठीक है, देखें कायर अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। सर 400 मीटर का रेस है, अमित कितने सेकंड में कर लेगा? आप बोलेंगे सर 44 सेकंड में। और बीनू कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेगा? तो वो 50 सेकंड में। आप बताइए समय किसको ज्यादा लगा है? बीनू को लगा है। कितना ज्यादा लगा है? अमित से कितना ज्यादा लगा है? तो 6 सेकंड इससे ज्यादा लगा, यानी कह सकते हैं कि सर बीनू 6 सेकंड से हार गया। क्या सेकंड से हार गया? यानी कि जब अमित पहुंच गया उस टाइम वो पीछे फाइनल पॉइंट से पीछे ही रह गया होगा, यानी 6 सेकंड से हार गया। अब आप बताइए, कहा कि बीनू जो है समापन रेखा से कितने दूरी पर होता है? कहने का मतलब कि जैसे अमित फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया है ना, तो उस टाइम तक बीनू इस फाइनल पॉइंट से कितना पीछे रह गया? इस फाइनल पॉइंट से कितना पीछे रह गया ये पूछ रहा है। फाइनल पॉइंट से कितना पीछे रह गया? ये क्या हो रहा है यार? ठीक है, फाइनल पॉइंट से कितना पीछे रह गया, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप बताइए ना कि बीनू जो है रेस कंप्लीट किया 50 सेकंड में, कितना? 400 मीटर। तो चाल क्या हो जाएगा? 50 80 यानी 8 मीटर पर सेकंड। तो 8 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ रहा है। 5 हार गया 6 सेकंड से, तो 6 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा? 8 6 48 मिनट, 48 मीटर। यानी कि जब तक ए फाइनल स्थान पे पहुंच गया होगा तब तक बीनू 48 मीटर पीछे ही रहा होगा। तो 48 मीटर से हार गया या 48 मीटर पीछे था, बात एक ही है। देखिए ये आसान है सर, x प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स। क्रॉस करिए तो क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये क्रॉस करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो यहां देखें तो यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x। और बट्टा में देखें तो जरा x अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x बचेगा। तो आप बोलेंगे सर बचेगा। तो अब यार एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 5x को बाएं साइड लेकर आइए, तो बाई दाएं साइड चला जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो x कट गया तो यहां 7 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 5x का वैल्यू कितना? माइनस का वाई स्क्वायर, तो 7 बट्टा वाई स्क्वायर, निगेटिव में आएगा डी। देखिए कहा एक रेलगाड़ी द्वारा 5/-1 घंटे में तय की गई दूरी इतना। अच्छा ये पता ये क्या है? 5 का होल क्यू और -1 का क्यू है। और आप सबको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ गया। यहां पे समय दिया है तो चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय से डिवाइड कर दीजिएगा तो मेरे भाई कट गया। तो अपना चाल आ जाएगा 25/² प्लस 5 प्लस 1, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सा सवाल था, बस फॉर्मूला बेस्ड था ये। देखिए कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर सकता है यदि ए बी से 40% कम कुशल है। ए जो है बी से 40% कम, बी से कम है, तो बी अगर 100 है तो इससे 40 कम कितना? 60। रेशियो लेंगे तो 20 या 60 और 20 बचे 100। ए और बी दोनों के ये एफिशिएंसी का रेशियो है सर। ऊपर वाला लाइन में लिखा है कि दोनों मिलकर काम 50 दिन में करेगा। अच्छा ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 5, यानी एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5, दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, तो 50 दिन में टोटल इतना काम कर देगा। और कहा ए इस काम का 60%, इस काम का 60% यानी 3/5 भाग ए कितने दिन में करेगा? तो एक के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3, 5 से 10 बार में 10 8 80 दिन में कर देगा। ठीक है, चलिए का एक आदमी 8 किलोमीटर पर आवर के गति से चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह, प्रत्येक कहने का मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। 6 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर वो बिना रुके चलता यानी कंटिन्यू अगर चलता, अगर वो कंटिन्यू चलता मेरे प्यारे भाई, तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगता? तो समय दूरी बट्टा चाल, 2 तिया 6, 2 चौका 3/4 आवर है। मिनट मिलाएंगे 60 से गुना 15 चौक 60, 15 तिया
45 मिनट। यानी अगर बिना रुके ये डिस्टेंस ट्रेवल करता तो 45 मिनट में कर लेता, लेकिन कहा कि सर वो हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एक का किलोमीटर का क्या सेगमेंट बनेगा, 6 सेगमेंट पर आखिरी वाला तो आप फाइनल पॉइंट पे ना पहुंच जाएंगे। इसका मतलब रास्ते में कै बार रुकेंगे, 5 बार। एक बार रुकते हैं 4 मिनट के लिए, 5 बार रुके हैं तो 5 चौक 20 मिनट, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना, 65 मिनट। देखिए सर यहां दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ये लिख देते हैं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर दिया है कितना, 34, 61 और 45, यही है ना। और पूछा है b माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस, तो जाहिर सी बात है कि पहले सर ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका आपको बताते हैं, डायरेक्ट ए बी सी अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा, सुनिए ना। देखें यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बेसिक तो आप कर ही लेंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप करिए क्या, डायरेक्ट देखें यार ए स्क्वायर पहले निकालते हैं, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। जिस टर्म में ए स्क्वायर दिख रहा है उसको जोड़ दीजिए, बाकी को घटा दीजिए। ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जिस टर्म में ए स्क्वायर दिख रहा है उसको जोड़िए, तो पहला और तीसरा में है, फर्स्ट और लास्ट में, तो 34 और 45 हो जाएगा कितना, 79 है ना, 79 में से 61 जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना, 18। बी स्क्वायर निकालना है तो जिस टर्म में बी स्क्वायर उसको जोड़िए, तो सेकेंड और फर्स्ट में बी स्क्वायर है, तो सेकेंड और फर्स्ट को ऐड करिए, 61 और 34 95, 95 में से 45 गया 50। सी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर किस में है, सेकेंड में और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड को जोड़िए, 45 और 61 106, 106 में से 34 घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा, 72। रेशियो छोटा होता कर लें, 2 9 18 और 2 से 25 और 2 से 36। अब थोड़ा सा गौर से देखकर बताइए तो आप कि सर जी ए स्क्वायर बराबर 9 है तो ए बराबर कितना, 3, बी स्क्वायर बराबर 25 है तो बी बराबर 5, सी स्क्वायर बराबर 36 है तो सी बराबर 6, सी बराबर 6। अब यहां देखिए बी माइनस ए यानी 5 में से 3 जाएगा 2, सी माइनस बी 6 में से 5 गया 1, सी माइनस ए 6 में से 3 गया 3, तो 2 1 और 3, ऑप्शन बी। कितना आसान हो गया है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखें, यहां देखें आप, का ए और बी के वे मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल है। ये सवाल जो है इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, डेटा ही गायब कर दिया है, तो आप लोग लिखिए थोड़ा सा। डेटा यह है 2x माइनस ए माइनस 4y और बराबर में है मेरे प्यारे भाई 2b प्लस 1, और एक डेटा है 4x माइनस ए माइनस 1y बराबर में है 5b माइनस 1, यही है ना। अब आपको पता है कि सर अगर इन दोनों इक्वेशन के हल कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर अनंत हल है तो क्या होगा सर, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ये अपने पास एक लाइन है, ये एक लाइन है मेरे प्यारे भाई, किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस b बाई प्लस c कॉस टू 0 होता है। अब मान लीजिए कि सर ये एक लाइन है, इसको मान लेते हैं a1 b1 c1, ये दूसरा लाइन है, इसको मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको मान लेते हैं a2 x b2 y c2 इक्वल्स टू 0। अब किसी भी प्लेन में अगर आप दो लाइन खींचिएगा तो मैक्सिमम 3 केस पॉसिबल है। पहला कि दोनों लाइन, थोड़ा जल्दी में समझिएगा, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे।
या हो सकता है आप दो लाइन खींचेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल मतलब क्या, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होना चाहिए, सेम। यानी ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर हर जगह सेम है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, कितनों आगे बढ़ाइए दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर, या सर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप है, दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब होता है हिंदी में समपाती है, ठीक है। अब आप बताइए, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है मेरे प्यारे भाई, तो प्रतिच्छेद कर रहा है यानी एक बार ना काटा है, तो इसका एक हल होगा। अच्छा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो कभी आपस में मिलेगी, आप बोलेंगे सर नहीं मिलेगी, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अच्छा, अगर एक दूसरे पर ओवरलैप है, हम बोले सर ओवरलैप है यानी कितने हल है, तो आप कहेंगे सर एक बार मिली एक हल, पैरेलल है तो कभी नहीं मिलेगी यानी कोई हल नहीं, और ओवरलैप है यानी कि कितना बार मिली तो पूरा सटले है मतलब अनंत हल होगा। काउंट कर पाएंगे क्या बार मिले, पूरा सटा हुआ है तो इनफाइनाइट हल। और सर अगर एक हल है इसका मतलब होगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर कोई हल नहीं है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और अगर अनंत हल है यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। समझ गए बात? तो ये होता है रिलेशन। क्लियर है ना बात? अब आ जाइए सवाल पे। देखिए तो a1 कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई x का कॉफिशिएंट 2, a2 यानी यहां 4, b1 तो a माइनस दोनों जगह तो कट ही जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। b1 यानी a माइनस 4, b2 यानी a माइनस 1, c1 यानी c कांस्टेंट ये वाला 2b या प्लस 1, c2 कितना है 2 है, c2 5b माइनस 1। अब यार ये 2 1 कम 2 दूना 4, पहले इन दोनों का कंपेयर करिए तो मेंटली करिए, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1 बराबर 2b माइनस 8, b a उधर जाता है a ना 2a माइनस 8, a उधर जाके घटेगा a, 8 इधर आके जुड़ जाएगा 7, तो a का वैल्यू क्या आ गया 7। अब सर आप इन दोनों का कंपेयर करिए, इन दोनों का कंपेयर करेंगे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 5b माइनस 1 बराबर 4b या प्लस 2। सर 4b इधर आके घटेगा b, माइनस 1 उधर जाके जुटेगा 3, तो b का वैल्यू 3, a है 7, b 3 a 7, ऑप्शन बी। देखिए तो कहा एक भाजक के भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना, तो डायग्राम बना लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे कर लीजिए ना। का भागफल, भाजक जो है भागफल का 10 गुना, भाजक जो है ये भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना, शेषफल का क्या गुना है 4 गुना। का यदि शेषफल 45 है तो का भाज्य, अच्छा शेष 45 है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 180। अच्छा भागफल का ये 10 गुना है, भागफल का 10 गुना तो भागफल इसका 1/10 भाग यानी कितना होगा 18 है ना, 18 का 10 गुना 180। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, 18 का स्क्वायर 324 पर 1 0 प्लस 45 तो 3285, 45 प्लस 40 85 ना, तो 3285 ऑप्शन बी। ठीक है चलिए। अनुराधा अपना पैसा एक फर्म में निवेश करती है जहां मूल्य राशि 10 वर्ष में 3 गुना। अच्छा मान लीजिए आपके पास 1 रुपया था, ये हो गया 3 गुना यानी कि 3, तो आप बोलेंगे सर ब्याज कितने का मिला है 2 का ब्याज मिला, और ब्याज बराबर, और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि परसेंटेज ब्याज को अगर रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा, लेकिन आसान सा सवाल ऐसे भी कर सकते हैं। ब्याज 2 का, कोई धनराशि 3 गुना, 1 था हो गया 3 यानी कि ब्याज मिला कितने का 2 का, और ब्याज बराबर होता है पी आर दिया है कितना नहीं दिया है, रेट निकालना है और टाइम दिया है 10, PRT बाई 100 हो जाएगा। सर 0 से 0 क्रॉस करेंगे तो रेट बराबर कितना आ गया 20%। नहीं तो जो लोग समझते हैं परसेंटेज से अगर ऐसा ही करते हैं आप, तो आप बोलेंगे सर कोई धनराशि 3 गुना हो गया यानी कि सर ब्याज 2 का परसेंट में कितने का ब्याज 200% का ब्याज, क्या परसेंट का 200 का परसेंट का ब्याज मिला। सर परसेंटेज ब्याज को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये रेट आ जाएगा कितना परसेंट 20%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप ऐसे। देखिए
का x का वैल्यू दिया है सर, y दिया है, ठीक है ना, x और y का वैल्यू दिया है। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ x प्लस y अगर आप निकालेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सर देखिए, अगर नहीं कह सकते तो कुछ नहीं करिए, ऐसे करिए, x प्लस y अगर आप निकालेंगे सर, यानी इन दोनों को जब, और भी तरीका है, तीन चार तरीका है इस सवाल को करने का, लेकिन इससे करिए जरा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे सर तो होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज होगा, समझ गए बात, ये हो जाएगा। तो अब जरा बताइए, तो अगर आप निकालेंगे x प्लस वाई तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 4 का स्क्वायर 4 5 4 9 अब बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1, तो 9 दूना 18। अब यार अगर आपसे बोले हम कि भैया x, चूंकि वहां दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2x बाई, ये फॉर्मूला याद होगा। तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324। x बाई का वैल्यू कितना है बुआ, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये क्रॉस कट न जाएगा, यानी x इंटू बाई क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो x इंटू बाई 1 है सर। 18 का स्क्वायर 324 में से 2 घटाइएगा तो 322 आ जाएगा, है ना। तो आप बताना यहाँ से x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर तो हो गया है 322, x बाई है 1, तो 322 में से 1 घटाइएगा 321 अब बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 322, ये x बाई 1 है तो 322 प्लस 1 323, तो 321 बट्टा 323 ऑप्शन डी। किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए यार, कहा 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक लोहे के छड़, अच्छा ये जो छड़ है ना, ये बेलन का ही सिलेंडर का एग्जांपल है। जैसे ये मान लीजिए ये पेन है तो ये भी सिलेंडर का एग्जांपल है। तार का अलग बात है, थिकनेस यानी कि मोटाई नगण्य है, लेकिन वो भी तो बेलन का ही एग्जांपल है। तो सर कहा कि 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक छड़ को समान मोटाई के 12 मीटर लंबे तार में खींचा गया है। अच्छा, छड़ से तार बना दिए, छड़ को पिघलाकर तार बना दिए, इसका मतलब है कि छड़ और तार का जो वॉल्यूम है ये सेम होगा। तो सर यहाँ पे छड़ भी बेलन का एग्जांपल है, तो छड़ का आयतन पाई आर स्क्वायर, व्यास है 4 तो रेडियस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू हाइट है 12। अब तार बनाए हैं तो तार का रेडियस मान लेते हैं आर, तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तार का लंबाई कहने का मतलब ऊंचाई, लंबाई यानी ऊंचाई, तो लंबाई है 12 मीटर, हर जगह यूनिट सेंटीमीटर है पर ये मीटर में है, तो 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर। दोनों का वॉल्यूम सेम, पाई से पाई कैंसिल, 12 से काटिए 100 बार में, तर 4 से काटिएगा ये 25 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 1/25, तो आर बराबर हो जाएगा 1/5, 1/5 यानी 0.2। अब सवाल कहा कि यार तार का मोटाई, अच्छा मोटाई कहने का मतलब जैसे ये तार है, आपको बोले सर इसका मोटाई बताइए, तो मोटाई यानी ये पूरा कंप्लीट ना, ये पूरा यानी कि डायमीटर, तो सर मोटाई यानी डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का 2 गुना 0.2 का 2 गुना 0.4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के छूट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह अपनी वस्तु पर प्रत्येक के मूल्य में 20% की वृद्धि करके अंकित करता है। प्राइस जो है 20% बढ़ाकर मार्क करता है, यानी कि कहा क्या, का प्रत्येक के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, यानी कि वस्तु का मूल्य यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क्स करता है 20% बढ़ाकर, 20% बढ़ाकर यानी 120। आगे का यार 10% डिस्काउंट देता है, यानी कि 120 का चीज है 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी दिया है कितना में 90% में, 2 0 से 2 0 12 नमा 108। कहा कि बताइए उसे कितने का लाभ होगा, 100 का चीज है बेच रहा है 108 में यानी 8%। चलिए ये कहा एक जार में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 50, कल भी एक सवाल ऐसा कराए थे, कहा वो CHSL का था, ये MTS 23 का है। कहा एक जार में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 50% पानी है, इस मिश्रण के एक भाग को 29% पानी वाले दूसरे मिश्रण से बदल दिया गया
प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट के बाद जार में पानी का प्रतिशत 36% है, तो मूल मिश्रण का कितना भाग बदला गया। जैसे यार अपने पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 50% पानी है, कहा कि कुछ पानी हमने कुछ मिक्सचर हमने निकाल लिया और अलग से एक मिक्सचर मिलाए हैं जिसमें पानी 29% है, तो दो टाइप का मिक्सचर मिक्स नहीं कर दिए। एक जो मिक्सचर है उसमें 50% पानी है, उसका कुछ भाग निकाल दिए और बाहर से जो मिक्सचर मिला है उसमें 29% पानी है, तो दो टाइप का मिक्सचर हो गया। पहला था उसमें 50% पानी और दूसरा जो मिला है इसमें 29% पानी, और दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है इसमें 36% पानी हो गया। तो आप बताइए सर इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 14, यहां 7, रेशियो 1:2। अब सवाल कहा कि कितना मिश्रण का कितना भाग बदला गया, तो बदलने हैं कितना परसेंट, 29% पानी वाला मिक्सचर न मिलाए हैं, यानी कि मिलाए हैं क्या यूनिट, 2 यूनिट। टोटल मिक्सचर कितना, 2 और 1 3। कल भी कराए थे तो ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। देखिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यार कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, इसे X% के 2 क्रमिक छूट के बाद 612.5 रुपए में बेचा जाता है। तो यहां पर देखें ये डिस्काउंट क्रमागत सक्सेसिव घटना का केस होता है ना, तो CI वगैरह तो सवाल करते ही हैं कि जैसे 2 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मालूम है, 1 साल का निकालना है तो स्क्वायर रूट करते हैं, 3 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मालूम है, 1 साल का निकालना है तो क्यूब रूट करते हैं। तो वही चीज ये भी है, क्योंकि CI और डिस्काउंट दोनों सक्सेसिव घटना का केस होता है। तो कहा कि अंकित मूल्य है 800 रुपया, एक वस्तु का मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है 800 रुपए, कहा यार X% का 2 क्रमिक छूट देने के बाद बेचे हैं 612.5 रुपए में, 612.50, या केवल 5 लिख लेते हैं, क्लियर है, या 0 भी लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए 800 का चीज था, इस पर 2 डिस्काउंट देने के बाद बेचे हैं इतना में, तो पहले ये निकाल लेते हैं कि एक डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो गया, तो पहले इसका रेशियो निकालते हैं। तो 0 डेसिमल हटाएंगे, 2 0 यहां चिपका लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 1600, 5 से काटिएगा 5 एकम, 5 दूना 10, 5 दूना 10 5 25, अगेन 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 से काटिएगा 5 छक 30, 5 चौक 20 64, और ये हो जाएगा कितना 49। क्लियर बा। अच्छा कहा 64 रेशियो आ गया, 64 का चीज था, इस पर X% का 2 लगातार डिस्काउंट देकर बेच दिए हैं 49 में, तो एक डिस्काउंट के बाद बताइए क्या हो जाएगा सर, एक डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा अंकित मूल्य और SP का रेशियो, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे सर, स्क्वायर रूट करेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 और 49 का कितना 7, यानी मार्क प्राइस एक्चुअल में था 8, एक डिस्काउंट देने के बाद बेचे 7 में, तो डिस्काउंट दिए कितने का, 1 का डिस्काउंट 8 पे परसेंट कितना 100 से गुना, और ऐसे भी 1/8 कहने का मतलब होता है 12.5%, यानी कि डिस्काउंट दिए 12.5%, और यही तो X हो जाएगा ना। अब आगे कहा कि अंकित मूल्य पर अगर 2X% का एकल छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा X 12.5% है तो 2X कितना हो जाएगा 25%, अंकित मूल्य सर 800 रुपया, अब 25% का सिंगल डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी बेच रहे हैं क्या परसेंट में 75% में, 0 से 0, 8 5 40, 8 7 56, 4 60, 600, ऑप्शन ए ठीक है ना। चलिए देखिए कहा एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंक से फेल हो गया, 64 अंक लेकर आया और 20% से क्या हो गया फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मेन यही चीज है, लोग इसमें गलती करेगा। अच्छा सवाल है, कहा सर पास होने के लिए उसको मार्क्स चाहिए कितना, जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए टोटल मार्क्स है 100 नंबर का पेपर है, आपको पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, यानी 40 मार्क्स चाहिए। अब कहा कि बच्चा जो है 20% अंक से फेल हो गया, तो आप बोलेंगे ना सर पास करने के लिए 40% लाना चाहिए था, 20% से फेल कर गए, यानी कि 40 नंबर पास करने के लिए जरूरी है, 20% से फेल कर गए यानी 40 का 20% यानी 8 नंबर से फेल कर गए। 20% कहने का मतलब क्या, 8 नंबर से फेल कर गए, तो सर पास करने के लिए 40 लाना था, आप 8 नंबर से फेल कर गए, इसका मतलब मार्क्स लाए आप कितना मार्क्स लाए हैं, तो आप बोलेंगे सर 32 मार्क्स लेकर आए हैं, पर एक्चुअल में लेकर आए हैं कितना मार्क्स 64 मार्क्स, तो 32 यूनिट 64 है तो 2 गुना है ना, 2 गुना है, तो कहा टोटल मार्क्स अधिकतम यानी 100 से तो ज्यादा नहीं है ना, हो सकता है अधिकतम यानी 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 200।
क्लियर। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पास करने के लिए 40 अंक का मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रिक्वायर्ड है वो 40 नंबर है। बच्चा 20% से फेल कर गया तो 40 नंबर पास करने के लिए चाहिए 20%, यानी 20 नंबर से फेल कर, सॉरी 20% नंबर से, यानी 40 का 20%, 8 नंबर से फेल कर गया। पास करने के लिए 40 से, ये 8 से फेल कर गया तो लाया कितना, 32 पर लाया है 64। 2 गुना तो 100 का 2 गुना 200। देखिए तो 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से कटे। तो 100 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन है जो 12 से कटेगा? तो आप बोलेंगे सर 12 8 96 12 से कटता है, या 120 12 से कटेगा, ऐसा 12 से कटने वाला ना, तो 120 कटेगा। 120 से जस्ट पहले तो 12 घटा दीजिए तो 108 भी कटेगा। फिर 108 के चूंकि 12 से कटने वाला नंबर का सीरीज लिख रहे हैं तो गैप भी 12 12 का ही होगा। गैप 12 का होगा तो 108 प्लस अगला 120, फिर इस तरीके से। अच्छा 200 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन जो 12 से कटेगा? तो डायरेक्ट आप पिक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी निकाल लीजिए कि 200 नंबर 200 से पहले, तो 12 से अगर इसको डिवाइड करिएगा 1 12 8 0, 12 से 12 छक 72, सर कितना 8, यानी अगर शेष जो बचा इस रिमाइंडर को डायरेक्ट नंबर में से घटाएंगे जो परिणाम आएगा 12 से कट जाएगा, यानी कितना 192। तो आप बताइए अगर ये 12 से कटने वाला नंबर का सीरीज है तो गैप 12 12 का ही रहेगा, यानी ये सीरीज एपी का है। और एपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो तो निकालने सम ऑफ एन टर्म निकालने का तरीका बताए हैं। पिछला 3 सेट से लगातार सवाल ऐसा कर रहे हैं, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, डायरेक्ट निकालिएगा। आता कहां से ये भी बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को जब ब्रेक करते हैं तो ये चीज आ जाता है। और n क्या है सर? तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो पदों का संख्या कैसे निकालिएगा? लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1, 192 में से 108 घटाइएगा, कितना बचेगा 84। अब बट्टा में 12 से कटने वाला नंबर है तो 12 का डिफरेंस रहेगा, 12 का ही डिफरेंस रहेगा ना, और प्लस 1 तो 12 7 84, 7 1 8/2 गुना फर्स्ट प्लस लास्ट 192 प्लस 108 हो जाएगा 0, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 2 चौक 8 4 3 1200, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कायर बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त से बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है कि PT इतना, छेदक रेखा PAB बिंदु A और B पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। PA इतना, इतना बताना है क्या, PAB का लंबाई। जैसे ये कहा बाहर में एक पॉइंट है P, अब यहां से एक टेंजेंट आपने वृत्त पे खींचा है PT, ठीक है, और PT का लंबाई दे रखा है 10.5। अब आगे सवाल में कहा PAB बिंदु A और B पे वृत्त को इंटरसेक्ट कर रही है, A और B पे, ये A है और ये B। आगे कहा यार PA बराबर 7, का PAB का लंबाई, ये AB, ये वाला AB मान लेते हैं X। तो 2 याद करिए कल वाला सेट में ये सवाल कराए थे कि सर अगर टेंजेंट और ये जीवा एक दूसरे को बाएं बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है तो जीवा का बड़का गुना छोटका, ये वाला, तो बड़का यानी कितना x प्लस 7 इंटू छोटका यानी 7 बराबर टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट है 10.5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है यार, x का वैल्यू निकालना है तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से निकाल लीजिएगा। जैसे 10.5 है तो 8.5 15.5 गुना 7 नहीं, 8.75 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे ना, चलिए देखिए तो कहा A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में भरेगा, C अकेले पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर देगा। सर A 42 मिनट में भरता है, B 56 मिनट में भरता है और C खाली कर देगा क्या मिनट में 84 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे तो सर ये 14 तिया 42 है, 14 चौक 56 है, 14 7 कितना हो जाएगा 14 छक 84 हो जाएगा। तो ये 42 है तो पूरा पूरा कट गया तो ये 84 हो गया, ये 14 चौक 56, ये 14, अरे भाई मेरे 84 को लिख सकते हैं 14 गुना 3, 42 दूना 84 और 56 होता है 14
चौक, यानी कि 2 गुना 2 तो 14 तो है ही, यहाँ 2 है, एक और 2 से गुना कर देंगे काम बन जाएगा। तो 84 दूना कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक 2 8 16 यानी 168 एलसीएम। तो 42 से काटिएगा तो 42 से हो जाएगा कितना 4, 56 दिया और 84 दूना, सबका एफ से पल भरने वाला है प्लस से, बी भी भरने वाला है प्लस से, सी खाली करने वाला है माइनस से। अब देखिए जरा, अब कहा यार क्या कि तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला गया और फिर सी को बंद किए, पाइप ए और बी एक साथ मिलकर शेष हुआ। कितना आसान सवाल है यार, 8 मिनट के लिए तीनों चला। अच्छा ए बी सी तीनों एक साथ चलेगा तो ए और बी 7 भर रहा होगा, बी 2 निकाल रहा होगा। तो जब तीनों चल रहा होगा तो हर घंटे 5 लीटर पानी टंकी में जा रहा होगा, तो 8 घंटे में कितना 40 लीटर, तो 168 है, 40 भर गया तो रिमेनिंग बच गया कितना 128। अब जो है सी को बंद कर दिए तो ये रिमेनिंग भाग कौन भरेगा, ए और बी मिलकर 1 घंटा में 7 लीटर, तो 128 लीटर का घंटा में। तो सर 7 1 5 सती 8 पूरा कटेगा नहीं, सती 8 56 और यानी कि 18.2/7 2 बच जाएगा, तो 2/7 ऑप्शन है। देखिए का x का 49% बराबर 22 है, 50 का 22% किसके बराबर, कितना आसान है यार, ये 50 का 22% बोलिए या 22 का 50% बोलिए, बात एक ही है। जैसे यहां से अगर परसेंट हटा देंगे तो 50 का 22% या 22 का 50% एक ही चीज है ना। अच्छा 22 का 50% कहने का मतलब 22 का आधा पूछ रहा है, 22 का आधा, तो यहाँ 22 बराबर कितना x का 49% और जब 22 का आधा करेंगे तो x का 24.5% हो जाएगा ना। थोड़ा मेंटली करना था इस सवाल को, तो x का 24.5%। देखिए का मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो, अम्ल और वाटर का रेशियो है कितना 6:1। कहा कि सर 12 लीटर पानी मिला है, वाटर मिलाए हैं 12 लीटर, तो रेशियो हो गया 3:2। अच्छा वाटर मिलाए हैं तो अम्ल सेम करना पड़ेगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बनाइए, तो इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। बताइए वाटर था 1 हो गया 4, कितना मिला दिए 3 यूनिट, पर एक्चुअल में मिलाए हैं कितना 12 लीटर, यानी कि 4 गुना 1 यूनिट बराबर 4। तो कहा कि ओरिजिनल मूल यानी ओरिजिनल मिक्सचर में पानी, तो ओरिजिनल वाला में वाटर 1 यूनिट है, 1 यूनिट यानी क्या लीटर 4 लीटर। आसान सा सवाल था यार। देखिए कहा कि सर 70 आंकड़ों का माध्य 32 है, 70 संख्या है जिसका एवरेज 32 है। कहा बाद में यह पता चला कि गलती से 2 आंकड़े 46 और 81, 2 आंकड़े था 2 डेटा था 46 और 81, जिसको गलती से लिख लिए हैं 64 और 28। एक्चुअल में इतना था पर गलती से ये ले लिए। अच्छा एक्चुअल में 46 और 81 था तो योग कितना लेना चाहिए था आपको 127, पर गलती से आप 64 28 पढ़ लिए यानी कि योग ले लिए कितना 92। तो सर पढ़ना था यानी लेना था 127 पर ले लिए हैं 92, यानी कितना कम ले लिए, तो आप बोलेंगे सर 35 कम लिए। अच्छा योग में 35 का कमी हो गया तो एवरेज में कितना का कमी हुआ होगा, तो योग को एवरेज में लाइएगा, टोटल नंबर से डिवाइड करिए 70 से, 5 से 10 बार में 5 7 35, 7 से 9, 5 7 35, 7 से काट देते हैं तो 7 5 35, 7 10 70, 5/10 यानी कि एवरेज में 0.5 का कमी हो गया। तो एक्चुअल एवरेज गलती करने के कारण लेना था 127 पर लिए हैं 92, यानी कि 35 अंक कम लिए हैं। तो योग में 35 का कमी तो एवरेज में 0.5 का कमी हो गया। गलती जब सुधारेंगे तो एवरेज बढ़ ना जाएगा, लेना था 0.5 ज्यादा पर गलती से 0.5 कम ले लिए जिसके कारण एवरेज 32 आया। तो एक्चुअल एवरेज क्या होगा, तो 0.5 जोड़ना पड़ेगा तो 32.5 हो जाएगा। का यार A1 और A2 दो समबाहुभुज है, A1 के सभी आंतरिक कोण का योग 1080 डिग्री। कल ही बताए थे किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो दो टाइप का पॉलीगन है, एक A1 है और एक A2 है। यार मान लेते हैं A1 बहुभुज जो है, A1 में पॉलीगन जो भी है उसमें टोटल n साइड है, तो सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, और सभी अंतः कोणों का योग दिया है कितना 1080, 18 छक्का टोटल से यानी 6 बार में कट जाएगा। तो n-2 बराबर 6 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 8, n का वैल्यू कितना 8। अब यार सेकेंड जो पॉलीगन है इसमें नंबर ऑफ साइड मान लेते हैं कैपिटल N। सवाल का A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक यानी एक अंतः कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। तो सर n भुजा वाले पॉलीगन का एक अंतः कोण, तो सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, और सभी अंतः कोणों के योग में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, एक अंतः कोण आ गया।
और सभी बाय कोण का योग 360 में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, एक बाय कोण आ गया और इसका अंतर दिया है कितना 132, तो एन एलसीएम हो जाएगा 180 एन माइनस 360 माइनस 360 माइनस 720 हो जाएगा, और एन बट्टा वाला एलसीएम वाला उधर चला जाएगा तो 132 एन, 132 इधर आके तो 48 एन बराबर 720। काट दीजिएगा या 16 या फिर 24 दूना 48, 24 दिया 72, 2 से काटेंगे तो एन 15, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड 15 है और यहाँ नंबर ऑफ साइड 8 है। कहा A1 और A2 के भुजाओं का योग क्या होगा, तो 15 और 8 है 23। देखिए कहा किसी कंपनी में 75% श्रमिक कुशल हैं, कुशल हैं, कुशल, आगे कहा यार शेष अकुशल हैं। अच्छा कुशल अगर 75% है तो रिमेनिंग 25% अकुशल होगा, अगर 75% कुशल तो 25 अकुशल, तो रेशियो हो जाएगा कितना 3:1। आगे का यार 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थाई है, तो कहा यदि अस्थाई श्रमिकों का संख्या, ये संख्या अस्थाई कर्मचारी का दिया है, आप बताइए जितने कुशल कर्मचारी हैं ना का उनमें 84% कुशल श्रमिक जो है अस्थाई है। अच्छा टोटल जितने कुशल कर्मचारी हैं उसमें 84% अगर अस्थाई हैं तो रिमेनिंग बच गया 16% जो कि अस्थाई होगा, और जितने अकुशल कारीगर हैं उनमें 28% अस्थाई है, 28% अस्थाई है तो बच गया 72%, 72% अस्थाई होगा। अब यार 3 का 16% पॉइंट में ना आएगा तो 2 जीरो लगा लीजिए, परसेंट से 2 जीरो 16 दिया 48 अस्थाई है, यहां परसेंट से 2 जीरो यानी 72 कर्मचारी अस्थाई है। टोटल कितने कर्मचारी अस्थाई है, तो 8 2 10 7 5 12 120 कर्मचारी अस्थाई है, पर एक्चुअल में है कितना 180, या ऐसे लिख लेते हैं 180 कर्मचारी टोटल अस्थाई है, पर अनुपात में कितने कर्मचारी अस्थाई 120। सवाल कहा कि बताइए कुल श्रमिक यानी 300 और 400, ठीक है 6 दूना 12 6 3 18, 2 से काटिएगा 200 गुना 3 600, ऑप्शन डी। तो चले यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद।